नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने विधायिका लेकर आई हूँ। विधायिका का यह 5th वीडियो है विद्यार्थियों, और आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद, विधायिका, लेजिस्लेचर जिसे हम कहते हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने ये जाना कि कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल होता है, उसे विधायिका नियंत्रित करती है। और किस प्रकार से नियंत्रित करती है इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, जिन दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। क्या मतलब हुआ कि यदि कार्यपालिका पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो वो बहुमत के आधार पर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का ज्यादा मनमाना प्रयोग कर सकती है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, तो जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक मेथड्स का प्रयोग करके कार्यपालिका को, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, पूरे मंत्रिमंडल को नियंत्रित करती है, कंट्रोल में रखती है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता क्या है कि सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति होनी चाहिए और स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। मतलब विधायिका का जो मेंबर है, अगर वह कोई सदस्य कुछ किसी के विरुद्ध कहता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसी छूट मिलनी चाहिए और मिलती भी है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। मतलब इसमें संसदीय सदस्यों को ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह प्रश्न पूछ करके मंत्रियों से, और प्रश्न पूछना, किसी प्रकार का जवाब तलब करना, तो इसके एवज में वह मंत्री या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया वह नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर सकता है। इसकी उसको छूट होती है। किसको? विधायिका के मेंबर्स को छूट होती है इसमें। अब बात आती है विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी होती है कि संसदीय विशेषाधिकार मतलब वह कितना उस विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है, इसकी छूट देने का अधिकार या उसका अंतिम निर्णय जो है वो उसके विधायिका के अध्यक्ष यानी स्पीकर को प्राप्त होता है। राइट। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य ये होता है विद्यार्थियों की सांसद केंद्र में और विधायक राज्यों में अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की ज्यादतियों पर संसदीय नियंत्रण सफल होता है, इसी सब चीजों की हम चर्चा जो है हम यहाँ पर करेंगे। संसदीय नियंत्रण के साधन क्या क्या होते हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। ठीक है। यह काम नीति निर्माण, कानून और नीति को लागू करने और कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका का काम होता है कई तरीकों से, जो विधायिका जो प्रश्न पूछती है वो विभिन्न प्रकार से कार्यवाही करती है, नियंत्रण जो लगाती है वो विभिन्न प्रकार से लगाती है। सबसे पहला आता है बहस और चर्चा, है ना। बहस करती है, चर्चा करती है, वाद विवाद करती है। ठीक है। फिर दूसरा आता है कानूनों की स्वीकृति करना और कानूनों की अस्वीकृति करना। उसके बाद बात आती है वित्तीय नियंत्रण की, और फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव। तो इनके माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाया जाता है। किसके माध्यम से लगाया जाता है? विधायिका के माध्यम से लगाया। कौन लगाता है? सांसद लगाते हैं या विधायक लगाते हैं। राइट। अब बात आती है बहस और वाद विवाद की। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि मंत्री परिषद या मंत्री के द्वारा जो विधेयक तैयार किया जाता है उसका प्रस्तुतिकरण, उससे पहले होने वाली सब चर्चाएं, सब चीजें जो हैं वो सांसदों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से सभी चीजें चर्चा की जाती हैं। उसके बाद उसको प्रस्तावित किया जाता है। फिर उनकी नीतियों पर, उस विधेयक की नीतियों
पंक्तियां जो उसमें बनाई गई हैं, जो भी उसमें लाइंस लिखी गई हैं, जो भी शब्द उसमें यूज किए गए हैं, वो सभी चीजों पर बहस होती है, बारंबार बहस होती है, हर एक शब्द पर चर्चा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक विधेयक जो है पूरी बहस और पूरे वाद विवाद के बाद ही नीति निर्माण के रूप में यानी कि कानून निर्माण के रूप में आगे बढ़ता है। आगे विधायिकाओं पर चर्चा, विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्यतः वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिलता है। सामान्य वाद विवाद से क्या मतलब है कि जिस विभाग का मंत्रालय है और उस मंत्री से प्रश्न पूछना, हर प्रकार के पूरक प्रश्न पूछना प्रश्नकाल के समय, तो ये सभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सामान्य वाद विवाद के अंतर्गत होते हैं कि उन्होंने अपने विभाग में क्या कार्य किया, कितना कार्य किया, कितनी उपलब्धि प्राप्त करी, कितना धन खर्च किया, ये सभी चीजें जो है इन वाद विवादों के माध्यम से होती हैं और वह सांसद या विधायकों के माध्यम से नियंत्रण लगाया जाता है। अब ऐसे कौन से अवसर होते हैं, जैसे देखो पहला आता है प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है और जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। मंत्रियों को सदस्यों के मतलब सदस्य कौन, संसद के सदस्य है ना, विधायिका के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य को तीखे प्रश्नों का जवाब कौन देगा, मंत्री देंगे। शून्यकाल इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं और मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और लोकहित के मामलों में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसे बहुत सारे नियंत्रण के साधन होते हैं जिनके अंतर्गत संसद जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है। आधे घंटे की चर्चा में क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव से मतलब ये होता है कि जिस समय संसद में जिस भी विषय पर बहस हो रही है, वाद विवाद हो रही है, उसको स्थगित करके समकालीन या महत्वपूर्ण मुद्दा जो समाज में हो रहा है उस पर बहस करना या वाद विवाद करना या उसको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उसको उस पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। मतलब जो संसद के अंतर्गत जिस भी विषय पर चर्चा चल रही है उसको स्थगित करके दूसरे जो आवश्यक कार्य है या जरूरी कार्य है या कोई घटना घटित हो गई है उस पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। इसको स्थगन प्रस्ताव को हम काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। काम रोको प्रस्ताव मतलब जो काम उस समय एट ए प्रेजेंट जो काम हो रहा है उसको रोक करके उस प्रासंगिक मुद्दे को लेकर के उस पर बहस करना, चर्चा करना काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। शून्यकाल के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है। शून्यकाल में भी प्रश्नों पे कोई समय सीमा नहीं होती है, उत्तर की भी कोई समय सीमा नहीं होती है। प्रश्न पूछे जाते हैं सांसदों के माध्यम से, मंत्रियों को उसके जवाब देने होते हैं और ये शून्यकाल जो होता है बड़ा ही गर्मजोशी का होता है। इसका जो समय काल है ये 12 से 1 का समय है और प्रश्न काल का जो समय आता है जो जिसमें कि प्रश्न पूछने का समय निश्चित होता है और उत्तर देने का भी समय निश्चित होता है और इसका समय होता है 11 से 12 का। तो विद्यार्थियों, प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी और उत्तम तरीका होता है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रही है और ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों पर जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होती हैं और ये सभी सूचनाएं मांगने का अधिकार सांसदों को होता है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का, अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का पूरा अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं विद्यार्थियों कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है और अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन में बहिर्गमन करना ये आम घटनाएं देखी जा सकती हैं। इससे सदन का समय बहुत बर्बाद होता है, लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। कार्यपालिका और सजग रूप से
कार्य करती है, बहुत अवेयर रूप से कार्य करती है। क्योंकि सांसद जो है किसी भी प्रकार का कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उसको उत्तर देना होता है। अब ये कार्टून देखिए, मंत्री होना बड़ा कठिन काम है, यह तो रोज एक इम्तिहान देने जैसा है, क्योंकि मंत्रियों को हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में हुई उपलब्धियों का, कार्यों का, सभी के प्रश्नों का उत्तर उनको देना होता है, और उत्तर नहीं दिया तो निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव भी पास हो सकता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और आगे भी हम बताएंगे। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, विद्यार्थियों पिछले वीडियो भी हमने देखा था कि विधि निर्माण जब होता है, विधेयकों की जब स्वीकृति होती है तो वह कानून बन जाता है, और जब अस्वीकृत होता है तो वह रद्द हो जाता है। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है, और इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है, और कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है, उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं होता है, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी, और इस सहमति लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में नहीं हो, जैसा कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकारों के दौरान हुआ था, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद विरोधी विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया था। अब बात आती है वित्तीय नियंत्रण की। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है, और संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने में विधायिका मना कर सकती है, और ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा भी होती है, और वे भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच करती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर नियंत्रण रखती है। तो जब बात आती है वित्तीय नियंत्रण की, तब लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि लोकसभा के बहुमत दल को हुई सत्ता में चुना जाता है, प्रधानमंत्री वही बनता है, सरकार उसी की बनती है, लेकिन फिर भी प्रश्नों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा ये सभी रिपोर्टों की जांच होती है। धन के दुरुपयोग पर के मामलों पर नियंत्रण लगाया जाता है, और बिना लोकसभा की विधायिका की सहमति के बिना जो है यह वित्तीय नियंत्रण जो है या बजट जो है पास नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है अविश्वास प्रस्ताव की। जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो भी कोई मंत्री अगर प्रश्न का उत्तर देने में विश्वसनीय नहीं होता है, किसी प्रकार का अविश्वास पैदा हो जाता है लोकसभा में, तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। तो इसको हम देखते हैं विस्तृत रूप से कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब तक सरकार अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र भी देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया, क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रखने में अकुशल रही। इस प्रकार
संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो और उनमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें और सरकार और विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है और इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदन में गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी आई हैं, जिसमें वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति भी प्रभावित हुई है। यहाँ पर बच्चों बात की गई है संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम का अभाव। अब गणपूर्ति कोरम क्या होता है बच्चों, ये इसका मतलब ये होता है कि जब सदन का सत्र चल रहा होता है तब बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की नियमित और निर्धारित संख्या जिसके पूर्ण न होने पर बैठक या सभा विधि सम्मत नहीं मानी जाती। मतलब गणपूर्ति जो है पूरी नहीं हो पाती है। संसद में का जब सत्र चल रहा होता है तब मेंबर पूरी तरह से बैठते नहीं है, अर्थात किसी भी विषय पर मतदान होने पर कोरम पूरा नहीं हो पाता है और समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहती हैं, निर्णय नहीं हो पाता है और इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो आगे निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। इससे होता क्या है, समय बर्बाद होता है और जनता का पैसा यानी जनता की जो पूंजी है वो भी बर्बाद होती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका ह्रास होता है। अब बच्चों खुद करें और खुद सीखें, ये आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें बताया गया है कि दूरदर्शन पर संसद के आंखों देखे प्रसारण, दूरदर्शन ही क्या विद्यार्थियों, अब हमारे पास सामने बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो संसद की कार्यवाहियों को पूरा लाइव दिखाते हैं और जिसमें हम ये बता सकते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को इसमें 3 दिनों का एकत्र करना है और एक वॉलपेपर पे पोस्टर पे तैयार करना है और ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान देना है जिन पर बहस हुई है, अध्यक्ष की भूमिका भी उसमें बतानी है, कैसे प्रश्न पूछे गए, पॉलिटिकल पार्टीज और उसके निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही और विवाद में उठे मुद्दों की प्रकृति जो है वो कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के थे। तो इन सभी पर अगर होने वाले सत्र को यदि आप देखते हैं, न्यूज़पेपर में आप उसका सर्वेक्षण करते हैं, तो इस प्रकार से 3 दिनों की खबरों को आप देखो, जितने दिन भी सत्र चलता है, या यदि आप बना सकते हैं तो पूरे सत्र का आप बना सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से आगे के लिए प्रस्तावित किए गए, कौन कौन से विधेयक पेश किए गए, उनमें कितना बहुमत मिला नहीं मिला, कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सभी चीजों का देख करके आप अपनी सेल्फ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। हमने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को, साधनों को इसके अंतर्गत देखा, जिसमें बहस और चर्चा हमने देखी, कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति को हमने समझा और वित्तीय नियंत्रण को हमने समझा और अविश्वास प्रस्ताव को हमने समझा। तो बहस और वाद विवाद में हमने प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव, जिसे हमने काम रोको प्रस्ताव भी कहा था, ये सब हमने समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति कैसे होती है वो भी हमने पढ़ा और वित्तीय नियंत्रण यानी बजट जो तैयार होता है उस पर किस प्रकार से बहस और चर्चा होती है और राज्यसभा की इसमें क्या भूमिका होती है और लोकसभा की बिना अनुमति के कोई भी धन की मांग जो है या कहां पर खर्चा अधिक होना है, कहां कम होना है, वो लेखा जोखा जो है वो बिना नियंत्रक महालेखा परीक्षक के और लोक लेखा समिति के बिना रिपोर्टों के आधार पर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव को भी हमने देखा, जिसमें भी यदि सरकार संसद का विश्वास खो देती है तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो प्रक्रिया है 1989 के बाद बहुत ही देखने को मिली है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको ये समझ में आया होगा कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संसदीय समितियां क्या करती हैं। मतलब विधायिका की जो समितियां होती हैं, जब संसद का अधिवेशन चलता है, विधेयक पेश किए जाते हैं, प्रस्तुतिकरण होता है, उस समय विभिन्न समितियों की आवश्यकता होती है जिससे कि
कर्तव्य है उन विषयों पर, उन मुद्दों पर, उन होने वाले उन समस्याओं पर, एक एक पहलू पर वो विचार विमर्श करती हैं, पूरी जांच पड़ताल करती हैं, चर्चाएं करती हैं। तो इनकी आवश्यकता है क्यों? क्या यह लोकसभा और राज्यसभा ही नहीं कर सकती? इनके लिए समितियों की क्या आवश्यकता है? उन समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, तो इन समितियों की आवश्यकता है क्या? इन सभी की चर्चा जो है हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और अनुमति चाहते हैं कि हम वापस से आपके पास आए और संसदीय समितियों के बारे में आपसे चर्चा करें। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया है, कोई किसी प्रकार का आपके प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।